एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था वो वाला वारफेयर फॉर वेल्थ। एक्चुअली इसका जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हमें आज करना है अटैक ऑफ महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी। ये दो पार्ट हमें कंप्लीट करने हैं आज। फाइन, ये त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का जो था यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें ये जो पार्ट है अटैक ऑफ महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है, जितनी भी मैं आपको बताऊंगी इसमें आपकी बुक में जितनी भी है। एनसीईआरटी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। फाइन, आप देखो, हम लोग आज करेंगे अटैक ऑफ महमूद गजनी एंड गोरी वाला पार्ट। बट एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी कर लेंगे जो पहले के टॉपिक हमने कवर किए हैं उनके। ठीक है, और आपसे डेली रिवीजन क्वेश्चन मैं लेके आया करूँगी। फाइन, तो चलो हम लोग करते हैं पहले त्रिपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। वारफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है, अब देखो, जो रूलर्स होते हैं उनके पास खुद का भी तो एक पर्टिकुलर रीज़न होता है रूल करने का, है ना। इसमें क्या है कि रूलर्स दूसरे किंगडम्स पर अटैक करते हैं, बट आप लोग सोचो, जो रूलर्स होते हैं उनके पास पर्टिकुलर खुद का भी एक रीज़न होता है रूल करने का। ठीक है, फिर वो दूसरे के किंगडम्स पे अटैक क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि वो दूसरे के किंगडम्स पे अटैक करते हैं? ठीक है, इसका रीज़न बेसिकली बहुत सारे हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट मैं आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन रीज़न बता रही हूँ। ठीक है, इसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो ये है कि किंग जो होते हैं अगर वो जैसे दूसरे के किंगडम पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किंग ए है और किंग बी पे अटैक किया इन्होंने। ठीक है, तो अब जो ये किंग है इन्होंने इन पे अटैक किया। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? देखो, किंग अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इससे किंग की पावर भी बढ़ेगी। साथ ही में उनका जो रीज़न है किंगडम का, जिस पे वो अभी ये किंग ये अभी इस पे रूल कर रहे थे, ठीक है, और ये भी, तो अभी किंग ए ने बी पे अटैक किया, तो इससे क्या है कि उनका जो जिस पर्टिकुलर रीज़न में ये रूल कर रहे थे, ये रीज़न भी एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर ये किंग ए किंग बी को हरा देते हैं तो इससे बी का जितना भी एम्पायर, जितना भी रीज़न है, वो किसका हो जाएगा? किंग ए का हो जाएगा। तो इससे उनकी एम्पायर भी एक्सपैंड होगी। ठीक है, किंगडम भी उनकी एक्सपैंड होगी। फाइन, और क्या हो सकता है? इससे उनकी पावर भी बढ़ेगी। आई मीन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोग देख रहे भाई कि ये किंग देखो ऐसे कर, मतलब हरा रहा है हर एक किंग को, और अपनी पावर को इतना, इसने अपने रीजन को इतना एक्सपैंड कर लिया है, तो मीन्स बहुत पावरफुल किंग है, मतलब किंग की पावर भी बढ़ेगी। ठीक, और क्या होता है? टू एक्वायर वेल्थ ऑल्सो, वेल्थ को भी लेने के लिए। वेल्थ कैसे? जैसे कि किंग ए ने किंग बी पे किया अटैक, तो अब जो भी, मतलब क्योंकि किंगडम को चलाने के लिए पैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वाई? क्योंकि आपको किंगडम चलानी है, तो आपके वर्कर्स जो मतलब आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, आपको उनको अमाउंट कुछ पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, है ना। एंड जैसे कि आप कहीं पे वॉर करने जा रहे हो, तो जो आर्मी है उसको संभालने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आर्मी के जो भी ड्रेसेस हैं, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को आपको हायर करना पड़ेगा, है ना। और क्या, एनिमल्स की फीडिंग के लिए, मतलब जो खाना पीना होता है एनिमल्स का भी, और साथ में जो आर्मी है उनके लिए भी। तो आपको इसके लिए मनी चाहिए होगा, बिना मनी के तो हो नहीं जाएगा, है ना। जितने भी आर्मी पीपल हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बिना खाए भी तो लड़ाई करते नहीं जाएंगे ये लोग, है ना। ह्यूमन बींग्स है, फूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो अब इन्हें खाने पीने के लिए चाहिए हो, तो जो मनी है किंगडम को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। अब देखो और क्या हो सकता है इसका, टू एक्वायर द रिसोर्सेज। अब अगर किंग ए किंग बी पे अटैक करता है, तो बी का जितना भी पैसा होगा वो किंग ए के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इससे उनका पैसा बढ़ेगा,
मीन्स उनकी वेल्थ बढ़ रही है ना। वेल्थ मीन्स पैसे तो होता है, तो उनकी इससे वेल्थ बढ़ रही है। सो टू एक्वायर वेल्थ ऑल्सो, है ना। और क्या, टू एक्वायर रिसोर्सेज के लिए भी। अब जैसे कि मैंने कन्नौज का बताया था आपको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में, ठीक है, पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इसको कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज को कैप्चर करने के लिए 3 जो पार्टीज थी वो लड़ी थी। तो कन्नौज को ही क्यों कैप्चर करने के लिए वो लड़ रहे थे? इंडिया में कोई और स्टेट नहीं था या कोई और किंगडम नहीं थी, उसको भी तो कैप्चर कर सकते थे। बट क्योंकि कन्नौज में जो रिसोर्सेज थे ना वो बहुत अच्छे थे, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो रिसोर्सेज थे बहुत अच्छे थे। एक तो वो गंगा वैली के पास में था, इससे जो लैंड था काफ़ी फर्टाइल था, है ना। लैंड फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो रहा था वहाँ पे, और भी कुछ अदर रिसोर्सेज थे जो काफ़ी अच्छे थे। तो इसलिए जो किंगडम्स थी वो कन्नौज की तरफ मतलब एकदम नज़र गड़ाए बैठी थी कि भाई किस तरह मिल जाए कन्नौज एक तरीके से, है ना, किस तरह कन्नौज एक बार मिल जाए। सो कन्नौज में रिसोर्सेज जो थे काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से उसे कैप्चर करने के लिए। तो वैसे ही रिसोर्सेज को लेने के लिए भी किंग्स अटैक करते थे, जैसे आपने कन्नौज का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किंग्स क्यों अटैक करते थे किंगडम्स पे। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि यू मे हैव स्टडीड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, मतलब जो भी किंग रूल कर रहा है उसकी जो डायनेस्टी है वो उसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता होगा, कोई पर्टिकुलर रीज़न होता होगा जिसमें वो रूल कर रहा है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरियाज ऑल्सो। उसी टाइम पर वो मतलब उनके पास खुद का रूल करने के लिए भी है, बट फिर भी वो दूसरे के किंगडम्स पे, दूसरे के एरियाज पे अटैक करते थे, ठीक है। सो वन सी यहाँ पे उसके बाद ये दिया गया, आपको इतना बता दिया गया कि वो दूसरे के एरियाज पे भी अटैक करते थे। अब एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया जा रहा है कि क्या रीजंस हो सकते थे जिससे कि वो दूसरे के किंगडम्स पे अटैक करते थे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जा रहा है। और कन्नौज के एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है? रिसोर्सेज के लिए भी, टू एक्वायर रिसोर्सेज। जो किंग्स थे एक दूसरे पर अटैक करते थे कि जैसे किसी किंगडम में रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं तो रिसोर्सेज जो हैं वो हमें मिल जाए, है ना। उस किंगडम को अगर हम अपने अंडर में कर लेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे हो जाएंगे, है ना, हम उस किंगडम पे रूल करने लगेंगे। सो इसलिए भी अटैक करते थे। तो कन्नौज के एग्जाम्पल से हमने ये देखा, ठीक है। और वेल्थ के लिए भी, मतलब पैसे के लिए भी अटैक करते थे, फाइन। और पावर को एक्सपैंड करने के लिए, साथ में ही अपने रीजन को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो कन्नौज में एक्चुअली हुआ क्या, देखो मैं आपको एक बार मैप फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। सो देखो ये मैप है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये है कन्नौज, और ये जो कन्नौज है ना ये ट्राई जंक्शन पे आता है। मतलब देखो यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे ना आपको ये 3 डायनेस्टीज दिख रही हैं। ये है एक पालास डायनेस्टी, ठीक है, पर्पल कलर से जो है ये है पालास डायनेस्टी। ये जो ऑरेंज, ये देखो कन्नौज यहाँ पे है, ये वाला पार्ट कन्नौज का, फाइन। एक सेकेंड रुकना, ओके। सो आप देखो यहाँ पे ये मैं आप कन्नौज को यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से मैंने कन्नौज को कर दिया मार्क, फाइन। अब देखो आई एम टेकिंग ए रेड कलर, और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का है ये क्या है, पालास डायनेस्टी है, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये जो है कन्नौज वाला पार्ट जा रहा है, ठीक, कन्नौज, ये पाला डायनेस्टी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑरेंज कलर से जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है ये है राष्ट्रकूटा। क्या है ये? राष्ट्रकूटन एम्पायर, है ना। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, राष्ट्रकूटा के बारे में मैंने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, राइट, बताया था कि नहीं। ये लिया ब्लू कलर एंड ओके। सो यहाँ पर ये कन्नौज, ठीक है, और यहाँ पर ये पाला डायनेस्टी जा रही है कन्नौज की तरफ से, और ये जा रही है राष्ट्रकूटा। वैसे अगर आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे कन्नौज उत्तर प्रदेश में ही है, राइट, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट यहाँ पे कहीं है, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में ही कन्नौज है। और देखो, और ये जो ग्रीन कलर से जा रही है ना, ये है गुजरा प्रतिहारा। गुजरा प्रतिहारा के बारे में, पालास के बारे में ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो राष्ट्रकूटा, गुजरा प्रतिहारा और पालास, ये 3 जो डायनेस्टीज थी, ये इस तरीके से कन्नौज को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। मतलब आप देखो क्रॉस क्या कर रही है, ये यहाँ पे ब्लू कलर से कन्नौज है, ठीक है, ये एंड ये जा रही है पालास, ये राष्ट्रकूटा और ये गुजरा प्रतिहारा। तो ये 3 डायनेस्टी जो थी, ये तीनों ही मतलब आपस में लड़ती रहती थी कन्नौज पे अपना कब्जा जमाने के लिए, ठीक है। तो ताकि कन्नौज इनका हो जाए और जो रिसोर्सेज है, जो जितना भी मतलब वहाँ की वेल्थ है, वो सब उनके अंडर में आ जाए। तो यहाँ पे 3 पार्टियाँ जो मतलब 3 पार्टी है ना, पाला, गुजरा प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, 3 है। तो क्योंकि 3 पार्टीज थी जो आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए इसका नेम क्या रख दिया गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। क्या रख दिया गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, फाइन। कन्नौज को कैप्चर करने के लिए ये लोग लड़ते रहते थे आपस में। तो चलो चैप्टर पे चलते हैं वापस, मैंने मैप शो कर, ओके। सो देखो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में क्या है, कन्नौज को कैप्चर करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे ये लोग, ठीक है। और कहाँ कौन मतलब कौन सी बिलोंग करती थी डायनेस्टीज, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा, मतलब जितने भी रूलर गुजरा प्रतिहारा में आए होंगे, ठीक है, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं, जो चले आ रहे होंगे ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो सब क्या जो कन्नौज था उसके लिए लड़े, ठीक है। वैसे राष्ट्रकूटन एम्पायर में और ये क्या बोलते जो पाला डायनेस्टी थी, तो ये तीनों आपस में भाई लड़ती रहती थी कन्नौज को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सो अब क्या है, इसलिए इसका नेम क्या रख दिया गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। और कन्नौज को कैप्चर करना क्यों चाहती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, रीज़न ध्यान रखना, ठीक है। कि वहाँ पे जो लैंड थी काफ़ी फर्टाइल थी, रिसोर्सेज वहाँ के काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, फर्टाइल लैंड थी ना। और कन्नौज गंगा वैली के पास में था, इसलिए इसकी लैंड फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर अच्छे से होता था, वहाँ के रिसोर्सेज अच्छे थे, इसलिए कैप्चर करने के लिए ये तीनों आपस में लड़ती रहती थी। कौन सी, गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, फाइन। तो ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का मैंने आपको पहले ही बताया था और अब फिर से पूरा का पूरा रिपीट कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा अब तो क्लियरली अच्छे से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अटैक ऑफ महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी। चलो सो अब देखो, जो रूलर्स होते हैं ना, पहले आप समझो इस चीज़ को, जो रूलर्स होते हैं, एक और मतलब रीज़न है कि जो मतलब वेल्थ होती है वो कहाँ से आती है। जो रूलर्स होते हैं वो बड़े बड़े पहले तो टेम्पल बनवाते हैं, क्यों, अपनी पावर को शो करने के लिए। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं, ठीक है, आपके पास अगर अच्छी वेल्थ है, तो आप चीप मतलब महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हो, है ना, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हो, आपके पास अच्छा फ़ोन है, ठीक है, और आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपने काफ़ी अच्छा घर बनवा रखा है, ठीक है, तो अपनी मतलब वेल्थ को शो कर रहे हो, फाइन। तो उस टाइम पे जो किंग्स होते थे वो अपनी वेल्थ को कैसे शो करते थे, वो अपनी वेल्थ को जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड कराते थे, उससे अपनी वेल्थ, अपनी पावर को शो करते थे कि वो कितने पावरफुल है, उनके पास कितना पैसा है, कितने मतलब रिच है वो, है ना। तो बड़े बड़े टेम्पल्स को वो लोग बिल्ड कराते थे, ठीक है, उसमें काफ़ी सोना चांदी ये सब चीज़ें लगवाते थे, ठीक है, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें लगवाते थे। सो अब देखो क्या है कि जो किंग्स हो, यही एक रीज़न था कि जो अदर किंग्स थे वो जब भी किसी पर भी हमला करते थे, तो वहाँ के जो टेम्पल्स होते ना उनको पहले चूज़ करते थे, जो मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे जो किंग ने बिल्ड कराए होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब छोटे मोटे हैं बस हमला कर दिया उन पर। जो बड़े बड़े टेम्पल्स जो किंग बनवाया करते थे उन पर हमला करते थे, मतलब उनको चूज़ करते थे टेम्पल्स को पहले कि टेम्पल्स पर हमला करेंगे। क्यों, क्योंकि टेम्पल्स जो थे मतलब वी कैन से टेम्पल्स काफ़ी रिच थे, उसमें बहुत ज़्यादा किंग मीन्स वैसी महंगी महंगी चीज़ें लगवाया करते थे, जिससे कि जो भी किंग अटैक करता था अगर वो मतलब उस किंगडम को या वहाँ के मतलब किंग मतलब उसको जीत लेता था, ठीक है।
सो इससे क्या होता था कि जो टेम्पल्स होते थे वहाँ के और उन सबको लूट लेता था। इससे उस पैसे काफ़ी अच्छे, मतलब जो मनी होता था या वेल्थ होती थी काफ़ी अच्छी उस किंग के पास आती थी। ठीक है, तो मतलब टेम्पल्स को वो पहले चूज़ करते थे, प्रेफर करते थे अटैक करने के लिए। So rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to attack. They often choose to target temples, fine, which were sometimes extremely rich. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अब यही चीज़ जो इस स्टेटमेंट में कहा गया है इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है महमूद गजनी का। महमूद गजनी अफ़गानिस्तान के रूलर थे, मतलब वहाँ अफ़गानिस्तान में एक सिटी थी गजनी। ठीक है, किंग का नेम भी था महमूद गजनी और जहाँ पे जिस जगह पे वो रूल करते थे उसका नेम भी था गजनी। ठीक है, तो इसलिए दिया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है कि वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी, गजनी का जो मतलब महमूद था, मतलब किंग का नेम भी था महमूद गजनी। ठीक है, और जो जहाँ पे वो रूल करता था उस सिटी का भी नेम गजनी था। फाइन, सो ये अफगानिस्तान में थी गजनी। ठीक है, सो ही रेटेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, मतलब अपने इंडिया पे उसने 17 टाइम्स अटैक किया, आक्रमण किया। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि इंडिया पे उसने कितने टाइम्स अटैक किया था। 17 टाइम्स महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था। ठीक है, सी यहाँ पे कब से लेकर कब तक? 10,000 से लेकर 10,025। ठीक है, सो विथ अ रिलीजियस मोटिव। ठीक है, रिलीजियस मोटिव को लेकर भी कि मतलब हिंदू टेम्पल्स हैं तो इनको ख़त्म किया जाए, इस तरीके से रिलीजियस मोटिव को लेकर भी और वेल्थ को लेकर भी कि मतलब टेम्पल्स जो है काफ़ी बड़े बड़े बुल्ड कराते थे जिससे पैसा काफ़ी आएगा। ठीक है, सो इतना समझ में आया आई होप आपको। सो अब क्या है यहाँ पे कि हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स इंक्लूडेड लाइक दैट ऑफ सोमनाथ। अब उसने किस टेम्पल पर अटैक किया था 17 टाइम्स, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ टेम्पल पर, जो कि गुजरात में था। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल जो था गुजरात में, इस पर इसने अटैक किया था। ठीक है, 17 टाइम्स। मच ऑफ द वेल्थ महमूद गजनी कैरिड अवे was used to create a splendid capital city at गजनी। मतलब पैसा कहाँ से गया? इंडिया से गया। और क्या बोलते जो विकास हुआ वो किसका हुआ? मतलब जो सिटी उसने अपनी सिटी गजनी में जाके सारा पैसा जो इंडिया से लेके गया वो लगाया। ठीक है, सो पैसा गया इंडिया से और हालत किसकी सुधरी? गजनी की, मतलब जो कैपिटल थी गजनी उसकी। फाइन, सो कैपिटल सिटी एट गजनी। आपने देख लिया इसका एग्जाम्पल गजनी का कि महमूद गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स आक्रमण किया था। और महमूद गजनी कहाँ के रूलर थे? महमूद गजनी गजनी के रूलर थे जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, सो ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, किस टेम्पल पे किया था? सोमनाथ टेम्पल पे। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा दिया गया? दूसरा एग्जाम्पल दिया गया आपको पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी वॉर, पृथ्वीराज थर्ड तृतीया। ठीक है, और मोहम्मद गोरी की जो वॉर हुई थी, ये मोहम्मद गोरी है वो महमूद गजनी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनमें डिफरेंस, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। फाइन, तो देखो अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड दी चमनास। तो कुछ और किंग्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि इस वारफेयर में इंक्लूडेड थे। कौन थे? चमनास। ठीक है, ये चमनास किसको कहते थे? चौहान्स को कहते थे। उस टाइम पे चौहान्स को चमनास भी कहते थे। ठीक है, सो हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो इन्होंने दिल्ली और अजमेर का जो रीजन था वहाँ पर रूल किया था। फाइन, सो देखो ये दिल्ली का रीजन है एंड ये अजमेर का रीजन। ठीक है, दिल्ली यहाँ पर ये
और अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो दिल्ली और अजमेर से अजमेर तक की जो ये पूरा रीजन था ना, ये चमनास के अंडर में आता था, चौहान्स के अंडर में। फाइन, देख लिया आपने। सो मैं सारी चीज़ आपको मैप की हेल्प से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और मैप भी ध्यान रहे, क्योंकि मैप ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैप भी आपको ध्यान रखना। ओके, सो देखो आप क्या है। सो वन अदर हु एंगेज्ड इन वारफेयर included the Chamnas, later as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to west and east. अब जो चौहान्स थे वो क्या चाहते थे, वो अपना कंट्रोल वेस्ट की तरफ भी चाहते थे और ईस्ट की तरफ भी, कि मतलब वेस्ट से ईस्ट तक का जो रीजन हो वो सारा चौहान्स के अंडर में हो, वो चाहते थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, तो इससे जो देखो, वेयर दे वर अपोज्ड बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात। गुजरात कहाँ पर है, इधर साइड में है, ईस्ट की तरफ में। ठीक है, तो चालुक्याज ऑफ गुजरात जो थे वो चौहान्स को अपोज करते थे, मतलब एक तरीके से इनके दुश्मन थे। क्यों, क्योंकि ये वेस्ट और ईस्ट की तरफ अपना चौहान्स कब्जे जमाना चाहते थे। अब कोई आपके घर पे आके कब्जे जमाना चाहे तो आप उसको दोस्त, मतलब आप उसको गले लगोगे या मतलब उसको दुश्मन मानोगे। ऑब्वियसली वो आपका दुश्मन होगा। आपके घर में आके अभी भी कब्जे जमा के बैठ जाए कि नहीं ये तो मेरा घर है, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो अब देखो, इसलिए वो जो चालुक्यास थे वो चौहान्स को अपोज करते थे। फाइन, क्योंकि वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ कब्जा जमाना चाहते थे अपना। ठीक है, और कौन अपोज करता था, और जो देखो गढ़वालास थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मीन्स वेस्टर्न वाला जो पार्ट था उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, और गुजरात तो ऑब्वियसली ईस्ट में है ना। सो गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द चालुक्यास ऑफ गुजरात, ये दोनों जो थे अपोज करते थे किसको, चौहान्स को। ठीक है, ओके, फिर क्या है, द चौहान्स रूलर द चमनास रूलर वॉज पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज थर्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, सो पृथ्वीराज थर्ड, चमनास रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। 1168 से 1192 तक का इनका टाइम भी रहता है रूल करने का। ठीक है, हु डिफीट, अब देखो ये जो चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, लिख लो, लर्न करो, जो करना है कर लो। ठीक है, क्या है कि देखो पहले तो पृथ्वीराज चौहान का जो रूलिंग टाइम पीरियड था वो था 1168 से 1192 तक। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो पृथ्वीराज थर्ड थे, मीन्स आपने पृथ्वीराज चौहान का नेम सुना होगा, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब मोहम्मद गोरी ने इन पर आक्रमण किया 1191 में जब जो मोहम्मद गोरी थे, ठीक है, सो जब इन्होंने आक्रमण किया किस पे, पृथ्वीराज चौहान पे। ठीक है, सो हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो 1191 में तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। ठीक है, किसने हरा दिया, पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज थर्ड ने, आप लिखोगे पृथ्वीराज थर्ड ने। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गोरी को डिफीट कर दिया था। बट अब मोहम्मद गोरी ऐसा तो है नहीं कि बेइज्जती करवा के गया इंडिया से तो मतलब एकदम हार मान के बैठ जाए, है ना। और पृथ्वीराज चौहान ने भी गलती की कि उसको छोड़ दिया कि नहीं भाई जाओ अपने देश वापस चले जाओ। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि दोबारा से आक्रमण करेंगे पृथ्वीराज चौहान पर। फाइन, सो अब उन्होंने 1192 में फिर से इंडिया पर आक्रमण किया। ठीक है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तो 1192 में डिफीट कर दिया किसको, पृथ्वीराज थर्ड को। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया आपको, ये पूरी स्टोरी थी। अब जो मोहम्मद गोरी वाली स्टोरी है ना, ये पूरी, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी ना आपको ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम लोग दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सो उसमें ये बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए, ध्यान रखना। क्योंकि अब देखो मोहम्मद गोरी तो इनको हरा के चला गया था अपने देश,
जो जितना भी इंडिया की वेल्थ थी धनदौलत उसको लूट के, ठीक है, चला गया वापस अफगान। पर जो उसने मतलब कब्जा किया था, जो कैप्चर किया था इंडिया में, उसको वो मतलब ऐसे छोड़ तो देता नहीं, जो भी उसने डायनेस्टीज या किंगडम्स कैप्चर की होंगी। तो इंडिया पे वो अपने स्लेव्स को बैठा लिया कि इंडिया पे जो मोहम्मद गोरी थे उनके स्लेव्स रूल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक काम देती हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर करना अगर आपको पता है, वरना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पता तो चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करना कि मोहम्मद गोरी ने कौन सा जो उनका स्लेव था जिसको इंडिया पे क्या बोलते, जिसको मतलब इंडिया पे रूल करने के लिए भेजा था, ठीक है, जो उन्होंने कैप्चर की थी डायनेस्टीज वहाँ पे, उसको बैठा दिया था कि अब इंडिया पे तुम रूल करोगे, ठीक है। इसका एक बहुत मतलब अच्छा आपको एक हिंट दे देती हूँ कि दिल्ली में जो मीनार है कुतुब मीनार, ये उसी के नेम पे रखी हुई है, ठीक है। मैंने कुतुब मीनार बता भी दिया है, अब एटलीस्ट आंसर आप दे सकते हो, आई होप, ठीक है। तो जो कुतुब मीनार है ना वो उसी के नेम पे रखी गई है। अब आपको मुझे आंसर करना है, कमेंट में ज़रूर आंसर करना है इस क्वेश्चन का, फाइन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है पूरा ख़त्म। अब जल्दी से चलते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, कर ले, चलो तो रिवीजन क्वेश्चंस कर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा है इसमें, हिरण्यगर्भा रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से परफॉर्म करते थे, किंग्स की हेल्प से, ब्राह्मण्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से। बहुत ईजी है, ब्राह्मण्स की हेल्प से, राइट, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट, सिटी ऑफ कन्नौज इज इन, सिटी ऑफ कन्नौज जो है कहाँ पर है, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर से एक बार देखो, सिटी ऑफ कन्नौज बहुत ईजी है ये आंसर, गंगा वैली, सब हम पढ़ चुके हैं सारी कुछ, ठीक है, जो भी दिया गया था इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन्वॉल्व इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, कौन से रूलर्स ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में थे। मैंने मैप की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। पाला डायनेस्टी और गुजरात प्रतिहारा, और कौन सी थी, पाला डायनेस्टी थी, गुजरात प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, डन। चलो, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके एक सेकंड रुकना। ओके, नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनी वॉज रूलर ऑफ, महमूद गजनी कहाँ के रूलर थे, ठीक है, तो कहाँ के थे, अफगानिस्तान के। नेक्स्ट, फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज जनरली रिक्रिएटेड फ्रॉम, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, सब हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है वीडियोस तो वीडियोस को देख ज़रूर लेना एक बार, ठीक है, तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट है, कमेंट में आप लोग लिख देना और मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। और जो आंसर्स है सबके आंसर्स आपको कमेंट में मुझे देने हैं, मैं फिर से कह रही इस सबके आंसर कमेंट में ज़रूर देना मुझे, आपका रिवीजन होगा, साथ में मुझे भी लगेगा कि हाँ एटलीस्ट चलो मैं आप लोग एक हेल्प तो कर पा रही हूँ, है ना। सो ज़रूर करना है इनके आंसर कमेंट में आप लोग, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट, सोमनाथ टेम्पल इज इन, जस्ट पढ़ के आए हैं अभी, गजनी ने 17 बार 17 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पर, कितने बार, 17 टाइम्स, राइट, 17 टाइम्स अटैक किया था। और जो सोमनाथ टेम्पल था उस पर, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल, कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। किताब उल हिंद रिटन बाई, ये भी हम पढ़ के आए हैं, किताब उल हिंद किसने लिखी है, किताब उल हिंद लिखी है कलहानी ने, वेट वेट, ओके, सो किताब उल हिंद किसने लिखी है, कलहानी ने लिखी है, ठीक है। सो इसको सॉरी नॉट कलहानी, अलबिरूनी, ठीक है, अलबिरूनी से राइट आंसर, कलहानी ने लिखी अलबिरूनी, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन जितने भी लिखे थे ईजी भी थे और इम्पॉर्टेंट भी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपकी टॉपिक से रिलेटेड है, सारे बुक से सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कराया है। तो अब आपको
एक काम करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, घर पे हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना है। और अब लास्ट में मैं आपसे सबसे थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो कवर करेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।